जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 4 मई 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट पेज पे जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को एक बार देख सकते हैं। राष्ट्रीय लॉकडाउन का विचार, बढ़ने लगा दबाव। क्या राष्ट्रीय लॉकडाउन लग सकता है अथवा नहीं लग सकता है, देखते हैं उस पर क्या होता है। लेकिन सरकार का कहना है कि हम राहत में हैं, कंडीशन सुधर रही है धीरे धीरे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है। राइट, तो एक बार इसको देख सकते हैं। सेकेंड पेज पे कोई खास न्यूज़ नहीं है इम्पोर्टेंट। थर्ड पेज पे भी हमारे पास कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। मुद्दा दिया हुआ, मुद्दा प्रत्येक मंडे को देता था, आज देख रहा हूँ कि ट्यूसडे को मुद्दा दे रहा है। तो मुद्दा दिया हुआ है यहाँ पे कोरोना के टीके को लेकर के, तो मुद्दा पढ़ सकते हैं। पूरा पूरा एक पेज समर्पित होता है मुद्दा में, जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के दिया होता है। आज कोरोना के वैक्सीन के टीके को लेकर के मुद्दा दिया हुआ, मुद्दा को आप एक बार पढ़ सकते हैं। और कोरोना के टीके को लेकर के एडिटोरियल सेक्शन पे मुझे आपके साथ डिस्कस करना है। भरत झुनझुनवाला का आर्टिकल है, ये देख रहे हो, भरत झुनझुनवाला काफ़ी अच्छे एडिटोरियल लिखते हैं ये। तो इन्हीं के एडिटोरियल पे हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना के जो टीके हैं, टीके को लेकर वर्तमान में पेटेंट को लेकर के काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, उसी को लेकर के हम डिस्कस करेंगे। देखो, एक जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, आईपीआर जिसको बोलते हैं। आईपीआर क्या होता है कि जैसे आप मान लो पढ़ाई करते हो, आपने रिसर्च किया, आप किसी पर्टिकुलर तरीका से कोरोना के एक वैक्सीन बना लिया, आपने किसी पर्टिकुलर तरीका से कोरोना के वैक्सीन बना लिया। तो ये जो पर्टिकुलर तरीका है, ये चूंकि आपके दिमाग की खोज है, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। राइट, तो इसलिए ये सिर्फ आपको मिलेगा, एक तरह से पेटेंट आप इसका लेते हो, ये पूरा का पूरा ये आपका खोजा हुआ चीज़ है। यानी मान लो इस तरीका का यूज करके अगर विश्व का कोई भी देश वैक्सीन बनाता है, तो उसमें आपको हिस्सेदार देना होगा, आपको परसेंटेज देना होगा, आपको लाभ देना होगा। राइट, जैसे मान लो हुआ क्या है कि भारत में दो कंपनी जो है वैक्सीन का निर्माण कर रही है। एक कंपनी कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और दूसरा कर रही है भारत बायोटेक। तो भारत बायोटेक जो निर्माण कंपनी कर रही है, तो इसका जो है पेटेंट वगैरह जो भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारत बायोटेक जो है इन्होंने खुद रिसर्च किया और खुद डेवलप कर रही है वैक्सीन। दिक्कत हो रहा है हमारे पास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादन कंपनी है। अब क्या हुआ कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है, दो कंपनी कोलैबोरेट करके काम कर रही है। एक तो ब्रिटेन की कंपनी है एस्ट्रोजेनिका, राइट, और दूसरा है सीरम इंस्टीट्यूट। ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्रोजेनिका जो है, इन्होंने रिसर्च किया कि कोरोना के किस तरह से इलाज किया जाए, और इस रिसर्च के आधार पे जो है टीका का निर्माण कर रही है आपको सीरम इंस्टीट्यूट। अब सीरम इंस्टीट्यूट जो टीका का निर्माण कर रही है, तो वो टीका जो देती है सरकार को, तो उसमें जो आधा रुपया होता है, आधा पैसा होता है, आधा मुनाफा होता है, वो उसको देना होता है किसको, एस्ट्रोजेनिका को। क्यों? क्योंकि ये उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट था। ये इसलिए राइटर का कहना है अभी कि चूंकि कोरोना महामारी के समय में जो है, अगर मान लो एस्ट्रोजेनिका को पैसा ना देना पड़े, तो वैसी कंडीशन में क्या होगा कि सरकार को कम कीमत पे जो है वैक्सीन उपलब्ध होगी, और सरकार को कम कीमत पे अगर वैक्सीन उपलब्ध होगी, तो लोगों के पास कम कीमत पे वैक्सीन जाएगी। तो इसलिए कहा जा रहा है वर्तमान में, ये एडिटोरियल का करेक्ट अगर आप पढ़ोगे, तो इसमें कहा जा रहा है कि वर्तमान में खास करके टीका के लिए जो है पेटेंट कानून को निरस्त कर देना चाहिए। चलो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डब्ल्यूटीओ के देन है, डब्ल्यूटीओ का कानून है। तो सबसे पहले डब्ल्यूटीओ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नाइजीरिया के एंगोजी ओंकोजो इवेला डब्ल्यूटीओ की नई महानिदेशक नियुक्त हुई है जनवरी 2021 में। नाम याद रख लेना, स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंगोजी डब्ल्यूटीओ को वर्ष 1947 में संपन्न हुए गेट जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ के स्थान पे अपनाया गया था। तो
जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक जो 1947 से शुरू है, उसको ही बाद में रिप्लेस किया गया था 1995 में WTO के रूप में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। उरुग्वे दौर की जो अंतिम वार्ता हुई थी, जो 1986 से लेकर 1994 तक हुई थी, उसके बाद गेट जो है WTO में कन्वर्ट हुआ। अब देखो, इसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए एक एग्रीमेंट है, भारत भी इस एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किया है। इस एग्रीमेंट का नाम है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। WTO का अधीन यह जो है एग्रीमेंट है, और इसी एग्रीमेंट के तहत GI टैग वगैरह भी दिया जाता है। इसी एग्रीमेंट के तहत पेटेंट वगैरह की भी बात की जाती है। अब देखो, राइटर का कहना है कि कोरोना महामारी के दौरान भी पेटेंट बनाए रखे जाने के पक्ष में कुछ राइटर ने तर्क दिया कि क्यों पेटेंट को बनाए रखना चाहिए, और उसके बाद इन्होंने तर्क दिया कि क्यों पेटेंट को बनाए नहीं रखना चाहिए। तो सबसे पहले पेटेंट कानून को बनाए रखने के पक्ष में इन्होंने तर्क दिया है कि अगर पेटेंट कानून सरकार निरस्त भी कर देती है तो भारत के पास वैक्सीन बनाने की पर्याप्त क्षमता नहीं है, राइट। तो हमारे पास जो है जितना आवश्यकता, वैक्सीन तो भारत बनाती है, लेकिन वर्तमान में हमारे पास जितनी आवश्यकता है, वर्तमान आवश्यकता है कि हमें 100 करोड़ वैक्सीन बनाए हम। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने लगभग 25 या 26 करोड़ वैक्सीन का ही ऑर्डर दिया था एस्ट्राजेनेका को, सीरम इंस्टीट्यूट को। तो ऐसे कंडीशन में जितना ज़रूरत है उतना हम बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है। दूसरा है कि कच्चे माल की कमी है। निश्चित तौर पे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि अमेरिका से हमारा डिस्प्यूट हुआ था इसी रीजन को लेकर के, कि हमारे पास कच्चे माल की कमी है, अमेरिका हमें कच्चे माल नहीं दे रहा था, तो हम वैक्सीन बनाते कैसे। और तीसरा है कि उत्पादन करने के लिए निवेश की क्षमता हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए राइटर का कहना है कि ठीक है, पेटेंट कानून आप बरकरार रखिए, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे, वैसे इसको कंप्लीट रूप से पढ़ना आपको, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो इसमें दिया हुआ नेक्स्ट राइटर का कहना है कि ठीक है, सरकार को क्या करना चाहिए। तो सरकार को करना चाहिए कि सरकार निवेश बढ़ाए। पहली बात तो सरकार अधिक से अधिक निवेश बढ़ाए, और नई फार्मा कंपनी को सरकार धन दे। जो नया नया फार्मा कंपनी है, भारत बायोटेक के अलावा जो बहुत सारी फार्मा कंपनी है भारत में, उसको भी धन दे। दूसरा सरकार का कहना है कि पेटेंट जो है खरीद के, जैसे भारत बायोटेक जो है, चूँकि इन्होंने रिसर्च किया और बनाया खुद ही, तो इनका पेटेंट सरकार खरीद ले। और जितनी नई नई कंपनियों को हम, फार्मा कंपनियों को हम धन दे रहे हैं, उसको बोले कि आप एक काम कीजिए, वैक्सीन बनाना शुरू कीजिए, मास लेवल पे वैक्सीन बनाया जाए। ना सिर्फ भारत बायोटेक बनाए, भारत बायोटेक का हम पेटेंट खरीद करके मास लेवल पे वैक्सीन बनाएं, और इसके साथ ही साथ पूरे विश्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इससे क्या होगा कि विश्व के कई देश जो वैक्सीन बनाएंगे, मान लो भारत बायोटेक ने रिसर्च किया, इसके रिसर्च के आधार पर हम वैक्सीन बना रहे हैं, और विश्व का देश इसको वैक्सीन बना रहा है, तो इससे क्या होगा कि मुनाफाखोरी जो है समाप्त हो जाएगा, और हम क्या होंगे, विश्व के देशों से भी वैक्सीन आयात कर पाएंगे, राइट। और साथ ही साथ WTO को उत्पाद पेटेंट लागू करने का प्रस्ताव देना चाहिए। अगर WTO ऐसा नहीं करती है तो हमें WTO से बाहर आ जाना चाहिए। WTO से हमें रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप एक काम कीजिए, वर्तमान में कोरोना महामारी जो पूरे विश्व के लिए संकट की स्थिति क्रिएट कर चुकी है, यहाँ पे पेटेंट को अभी, वैक्सीन पेटेंट को अभी वर्तमान के लिए समाप्त कर दीजिए, ठीक है। अगर WTO ऐसा नहीं करती है तो हमें WTO से बाहर आ जाना चाहिए। तो ये राइटर का तर्क है कि क्यों पेटेंट कानून क्या है, पेटेंट कानून को लेकर के जो है सरकार को क्यों पेटेंट कानून समाप्त नहीं करना चाहिए, और सरकार को क्यों समाप्त करना चाहिए। पक्ष विपक्ष हर एक तर्क को राइटर ने अपने अनुसार दिखाया है। बहरहाल इनका एडिटोरियल बहुत अच्छा होता है। भरत झुनझुनवाला का जब भी एडिटोरियल हो, जरूर कोशिश करें पूरे एडिटोरियल को पढ़ने की। आज भी आप उसको एक बार पूरा कंप्लीट पढ़ना। देखो, कल हमने डिस्कस किया था न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी 21-26। किसी ने मुझे अभी तक कमेंट सेक्शन में नहीं बताया कि क्या 1 अप्रैल 2021 से नई एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है क्या रेगुलेट हो चुकी है अथवा नहीं। किसी ने, मुझे लगता है कि आप लोग कभी नेट पे जाकर सर्च नहीं करते हो कि क्या नेशनल न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है, न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी
क्या इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं। 2021 से लेकर के 26 तक इम्प्लीमेंट होने वाला था, 1 अप्रैल से आपने हमें बताया नहीं। तो जाकर के एक बार सर्च करना, अगर इम्प्लीमेंट हो गया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब देखो यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर 8 महीने में सबसे कम। तो मैन्युफैक्चरिंग की विकास दर नापा जाता है पीएमआई इंडेक्स से। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम पीएमआई इंडेक्स के बारे में। पीएमआई इंडेक्स कहा गया परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, यानी पीएमआई इंडेक्स। भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट आईएसएम है, इसके द्वारा मासिक रूप से इसको संकलित किया जाता है, प्रत्येक महीने इसको जारी किया जाता है। पीएमआई इंडेक्स विनिर्माण के लिए अलग होता है और सेवा क्षेत्र के लिए अलग होता है, दोनों के लिए अलग अलग इंडेक्स होता है। और इसकी गणना जो है 0 से 100 के सूचकांक के आधार पर किया जाता है। अगर 50 से ऊपर हुआ पीएमआई इंडेक्स, 50 से जितना ऊपर होगा उतना हमारा सेक्टर ग्रोथ कर रहा है, उतना मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कर रहा है। सर्विस के लिए अगर 50 से ऊपर होगा तो सर्विस उतना ग्रोथ कर रहा है, और 50 से नीचे जितना होगा तो उतना ही हमारा नीचे जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, राइट। तो अभी क्या हुआ कि 8 महीने में सबसे निचले स्तर पे हमारा पीएमआई इंडेक्स। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, 50 से ऊपर अगर है मैन्युफैक्चरिंग में तो काफ़ी अच्छा कर रहा है। जितना ऊपर होगा उतना अच्छा होगा, और जितना नीचे होगा 50 से उतना खराब होगा। अब देखो मनरेगा के तहत बढ़ने लगी काम की मांग। तो काम की मांग जो है मनरेगा के तहत बढ़ रही है। 2.57 परिवारों की तरफ से काम की मांग की गई है। पिछले साल अप्रैल महीना में 1.34 करोड़ परिवारों के साथ काम की मांग किया गया था। तो निश्चित तौर पर मनरेगा जो है वरदान साबित हो रही है, खास करके कोरोना महामारी के समय में मनरेगा वरदान साबित हो रही है। और यहाँ पे किन्स का नियम भी लागू होता है कि अगर हमें अपने इकोनॉमी को मूव करना है तो हमें अपने रोज़गार पे ध्यान देना होगा, अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार देना होगा। अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार देंगे तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा होगा, लोग खरीदारी करेंगे, खरीदारी करेंगे तो इकोनॉमी जो है हमारा मूव करना शुरू करेगा, राइट। तो यहाँ पे जॉन मिनार्ड किन्स का स्टेटमेंट बहुत हद तक रेगुलेट होता है, जो मनरेगा के रूप में हम देख सकते हैं। एक बार इसको भी देख सकते हैं, चीनी उत्पादन 2.99 करोड़ टन पहुंचा, काफ़ी अच्छा चीनी का उत्पादन हुआ है इस वर्ष। देखो पाकिस्तान को लेकर के ये न्यूज़ दिया हुआ, पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि 2003 में सीज फायर एग्रीमेंट हमने साइन किया था, राइट। और 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट को हमने इम्प्लीमेंट किया है पिछले 2-3 महीने पहले, आई थिंक फरवरी के लास्ट में हमने इम्प्लीमेंट किया था। तो पिछले 2 महीने से वहाँ पे जो है एक भी गोली नहीं चली थी, ना पाकिस्तान की तरफ से चली थी ना भारत की तरफ से चली थी, और फिर पाकिस्तान ने गोली चलाई है। तो सीज फायर 2003 के जो सीज फायर एग्रीमेंट है उसका पाकिस्तान ने वायलेशन किया है, और पाकिस्तान ने गोली चलाई है। 2-3 महीना पहले हमने उसको इम्प्लीमेंट किया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब देखते हैं उस पर क्या होता है। लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, लाहौर डिक्लेरेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसी तरह से शिमला डिक्लेरेशन इम्पोर्टेंट है। लाहौर डिक्लेरेशन में हमने प्रारूप तय किया, 7 प्रारूप तय किया कि 7 पे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें एक कश्मीर मुद्दा था, जिसमें सर्किट का मुद्दा था, जिसमें सियाचिन ग्लेशियर का मुद्दा था, अन्य मुद्दा था कि हम इस सारे टॉपिक पे बैठ के आपसी विचार विमर्श से इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो बेसिक इशू सकारात्मक पक्ष भारत और पाकिस्तान के बीच में, नकारात्मक पक्ष हर एक पक्ष को आपको जानकारी होना चाहिए। और साथ ही साथ 2003 के सीज फायर वायलेशन एग्रीमेंट के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। देखो जिस चीज़ का मुझे डर था वही चीज़ हो रहा। अफगानिस्तान में 24 घंटे में 141 तालिबानी हमला। अमेरिका निकल रहा है अफगानिस्तान से, अमेरिका की सेना जा रही है वापस, यूरोपीय यूनियन की सेना वापस जा रही है। तो निश्चित तौर पे तालिबान, फिर अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभुत्व बढ़ेगा। और ये दिख रहा है 24 घंटे में 141 तालिबानी हमला हो चुका है अफगानिस्तान में। तो निश्चित तौर पे जब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का सेना अफगानिस्तान से बाहर चला जाएगा, तालिबान पूरी तरह से प्रभुत्व में आ जाएगी अफगानिस्तान में, जो भारत के लिए सही नहीं होगा। अब देखो ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के रोजगार पर फोकस करेगी G7।
और G7 का कहना है यहाँ पे कि 15 अरब डॉलर यानी 111 लाख करोड़ रुपए जो है वो सहायता देगी, विकसित देश से मिलेगी, जो भारत जैसे विकासशील देशों को ये सहायता देगी। अब देखो, इसमें भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनको इनवाइट किया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब चले गए हैं ब्रिटेन, और वहाँ पे लंदन में ब्रिटेन की अध्यक्षता में जो मीटिंग होने वाली है G7 की मीटिंग, जिसमें विदेश मंत्री की मीटिंग होगी, उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो थोड़ा बहुत हम G7 के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। G7 में जो देश हैं वो है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन क्या होता है? जब सरकार और सरकार मिलकर किसी संगठन का पार्ट होते हैं तो उसे अंतर सरकारी संगठन कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी स्थापना 1975 में उस समय में हुई थी, जब शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा वैश्विक मुद्दे पर चर्चा के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में इसकी शुरुआत किया गया था, जिसमें वैश्विक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति के मुद्दों पर वार्षिक रूप में डिस्कस करना था। 1976 में कनाडा और यूरोपीय संघ 1977 में समूह में भाग ले रहे हैं। 1998 में रूस इसमें शामिल हुआ है, और रूस के शामिल होने के बाद ये क्या था कि G8 हो गया था। लेकिन 2014 में क्या हुआ? क्रीमिया विवाद, क्रीमिया जो यूक्रेन का एक पार्ट था, रूस ने उस पर कब्जा कर लिया। तो ऐसी कंडीशन में रूस को निष्कासित कर दिया गया। 1998 में रूस इसमें शामिल हुआ था, तो ये G8 बन गया था। लेकिन 2014 में जब इसको रूस को बाहर कर दिया गया तो फिर ये G7 रह गया। देखो, G7 का बेसिकली अगर आप देखोगे, G7 की जो उत्पत्ति हुई है उसका बेसिक रीजन है ऊर्जा क्राइसिस। 1973 में जो है ऊर्जा क्राइसिस क्रिएट हुआ था खाड़ी देशों में, तो वैसे कंडीशन में अनौपचारिक रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानकारी होना चाहिए। बाकी इसका डिक्लेरेशन कुछ होगा, मान लो इसका कुछ घोषणा पत्र होगा मीटिंग के बाद, तो उस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आपकी नज़र होनी चाहिए कि कितना लड़कियों और महिलाओं के रोजगार के फोकस के लिए भारत को कितना रुपए मिला है। सिनजिंगियान मसले पे पहली बार सख्त हुआ न्यूजीलैंड। सिनजिंगियान मसले काफ़ी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उइगर मुस्लिम का मुद्दा जो है, चीन के इस प्रांत में, जिस तरह से भारत का एक प्रांत है बिहार, उत्तर प्रदेश, उसी तरह से चीन का प्रांत है सिनजिंगियांग। इस प्रांत में 20 लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को जेल में रखा हुआ। और ना सिर्फ जेल में रखा हुआ है, वो तो जेल में रखा हुआ 20 लाख से अधिक मुसलमानों को, बल्कि वहाँ पे जितने मुसलमान रहते हैं उस प्रांत में, सबसे अधिक चाइना में मुसलमान इसी प्रांत में रहते हैं, सिनजिंगियान में। जितने मुसलमान रहते हैं वो अपना मुस्लिम नाम नहीं रख सकते हैं, मोहम्मद अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं, पहले नहीं लगा सकते हैं, वो दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, राइट, रोज़ा वगैरह भी नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह का काफ़ी जुल्म सितम उस पर होता है। तो इसी मसले पे विश्व के कई देश आवाज़ उठा रहे हैं। अमेरिका इस पर स्पष्ट तौर पे आवाज़ उठा चुका है, ऑस्ट्रेलिया आवाज़ उठाया है, और इसी मसले पर देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड भी आवाज़ उठाया। देखो, पेटेंट को लेकर जो हमने डिस्कस किया वहीं यहाँ पे दिया हुआ, हमारे देश की निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री है वो भी डिस्कस कर रहे हैं पेटेंट को लेकर के, तो इसको भी एक बार देख सकते हैं आप। चलो, इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।